आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे वर्ण लेखन क्रोमैटोग्राफी। इसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो अधिशोषण क्रोमैटोग्राफी या अधिशोषण वर्ण लेखन के बारे में आज स्टडी करना है। तो देखिए, अधिशोषण वर्ण लेखन इसको एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। हमारे पास दो शब्द हैं, एक एब्जॉर्प्शन, एक एडजॉर्प्शन। तो हमने आपको इसके बारे में बताया था कि एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई सोखता है, उसे आप पानी में डाल देते हैं तो पानी सोखता की सिर्फ सतह पर ही नहीं, उसके अंदर भी चला जाता है। इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। लेकिन अगर एक रबर की गेंद है, उसको पानी में डुबा दें और इसके बाद उसको निकालें तो पानी सिर्फ ऊपरी सतह पर चिपका रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। इसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं, डी, डॉग वाला डी। और एब्जॉर्प्शन जैसे सोखता के अंदर चला गया तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, बी, बैट वाला बी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर समझा। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और अधिशोषण वर्ण लेखन को समझेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी विशिष्ट अधिशोषक यानी एडजॉर्बेंट पर विभिन्न यौगिक भिन्न अंशों में अधिशोषित होते हैं। तो देखिए, अधिशोषक यानी एडजॉर्बेंट यानी जो सतह है, जैसे दरवाजा है, दरवाजे पे हम लोग पेंट करते हैं तो दरवाजा हमारा एडजॉर्बेंट हो जाएगा, अधिशोषक। और उस पर जो पेंट करते हैं वो पदार्थ हो जाएगा। उसको एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दो शब्द हैं। तो एडजॉर्बेंट का मतलब है जैसे दरवाजा पे पेंट करते हैं तो दरवाजा हमारा एडजॉर्बेंट हो जाएगा, अधिशोषक। तो अब इसको देखते हैं। कह रहा है, साधारणतः एल्यूमिना तथा सिलिका जेल अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये डायरेक्ट आपसे नीट में पूछ सकता है कि एडजॉर्बेंट के रूप में किसको यूज करते हैं। तो एल्यूमिना और सिलिका जेल ये जनरली जो है एडजॉर्बेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। स्थिर प्रावस्था अधिशोषक पर गतिशील प्रावस्था प्रवाहित करने के उपरांत मिश्रण के अवयव स्थिर प्रावस्था पर अलग अलग दूरी तय करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि स्थिर प्रावस्था रहती है जिसको अधिशोषक या एडजॉर्बेंट बोलते हैं, पर गतिशील प्रावस्था प्रवाहित करने के उपरांत उसमें गतिशील प्रावस्था प्रवाहित करते हैं तो जो मिश्रण होता है तो वो मिश्रण अलग अलग कंपोनेंट में, अलग अलग अवयव में स्थिर प्रावस्था का जो एडजॉर्बेंट होता है अलग अलग दूरी तय करते हैं। तो जब अलग अलग दूरी तय करेंगे तो अलग अलग जगह उनका स्थान रहेगा। निम्नलिखित दो प्रकार की वर्ण लेखन तकनीकें हैं जो विभेदी अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। तो दो प्रकार की हमारी क्रोमैटोग्राफी हैं जिनको हम विभेदी अधिशोषण सिद्धांत पर ये दोनों आधारित हैं। तो थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि फॉलोइंग आर टू मेन टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक। दो मुख्य प्रकार से वर्णलेखन तकनीकी है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। तो डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन यानी विभेदी अधिशोषण पर आधारित है दो टेक्निक। तो पहली है हमारी कॉलम क्रोमैटोग्राफी, कॉलम वर्ण लेखन या स्तंभ क्रोमैटोग्राफी या वर्ण लेखन भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे। दूसरा है पतली परत वर्ण लेखन यानी थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी।
तो दोनों क्या है इस बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए पहला हमारा आ जाता है कॉलम वर्ण लेखन। तो देखिए कॉलम वर्ण लेखन यानी कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कह रहा है कि इस तकनीक में कांच की एक लंबी नली में अधिशोषक यानी स्थिर प्रावस्था भरा जाता है। तो देखिए कांच की लंबी नली है, इसमें अधिशोषक स्थिर प्रावस्था पहले भर दी गई। नली के निचले सिरे पर रोधनी लगी रहती है। चित्र 8.11। तो इसमें निचली जगह पर ये देखिए कांच की रुई और ये रोधनी, मतलब ये रुकावट लाने वाली, यही कांच की रुई जिसको कह रहा है। इसको इंग्लिश में भी फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ग्लास वूल है, ये एडजॉर्बेंट स्टेशनरी फेज है, अधिशोषण स्थिर प्रावस्था, और ये सॉल्वेंट है विलायक, और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ABC, ये जो कंपाउंड है ABC उसका मिक्सचर है। ये सॉल्वेंट है, ये स्थिर प्रावस्था है, और ये हमारा मिक्सचर है जिसको हमें अलग अलग पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यौगिक के मिश्रण को उपयुक्त विलायक की न्यूनतम मात्रा में घोलकर कॉलम के ऊपरी भाग में अधिशोषित कर देते हैं। यहाँ पर मिश्रण डाल दिए, नीचे स्थिर प्रावस्था है, ऊपर ये हमने विलायक यानी सॉल्वेंट डाल दिया। तो सॉल्वेंट की मात्रा थोड़ा कम रहती है। कह रहा है यौगिक के मिश्रण को उपयुक्त विलायक की न्यूनतम मात्रा में घोलकर कॉलम के ऊपरी भाग में अधिशोषित कर देते हैं, यहाँ पर एडजॉर्ब कर देते हैं। तत्पश्चात एक उपयुक्त निक्षालक जो द्रव या द्रवों का मिश्रण होता है, ये जो मिक्सचर डाला गया है, को कॉलम में धीमी गति से नीचे की ओर बहने दिया जाता है। इसको यहाँ से देखिए खोलेंगे तो जाहिर सी बात है ये आगे बढ़ेगा, तो ये भी धीमी गति से, बहुत धीमी गति से, ध्यान दीजिए, बहुत तेज गति नहीं रहेगी, धीमी गति से नीचे बहने दिया जाता है। विभिन्न यौगिकों के अधिशोषण की मात्रा के आधार पर उनका आंशिक या पूर्ण पृथक्करण हो जाता है। तो अधिशोषण की कितनी मात्रा है, इसके अनुपात के आधार पर इनका आंशिक या पूर्ण पृथक्करण हो जाता है, पार्शियली या टोटली डिफरेंशिएशन हो जाता है। अधिक अधिशोषित यौगिक कॉलम के ऊपर अधिक सरलता से अधिशेष रह जाते हैं, जबकि अन्य यौगिक कॉलम में विभिन्न दूरियों तक नीचे आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिए जो अधिक अवशोषित रहेगा वो कॉलम में ऊपर रहता है, और कम अधिशोषित वाले सब नीचे आ जाते हैं, जैसा चित्र में यहाँ दिखाया गया। ज़्यादा अधिशोषित ये है, देखिए इसका कलर ज़्यादा गहरा दिखाया गया, फिर उनका, तो इस प्रकार से ये सब अलग हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर को फिर से देखते हैं। विलायक है, अधिशोषक यौगिकों का मिश्रण है जिनको अलग करना है, और नीचे स्थिर अधिशोषक स्थिर प्रावस्था। अब एक कांच की रुई, इसको धीरे धीरे खोला जाता है, तो ये देखिए जैसे जैसे ये नीचे जाएगा ये भी इसमें आता चला जाता है, और ये अभी एक साथ है, देखिए दो भागों में बटा, का अलग हो गया, खा और गा साथ में है, फिर इसको और नीचे धीरे धीरे ले गए तो 3 बार पार्ट में रंग से पहचानने में आ रहा है कि 3 इसमें, एक यौगिक में 3 प्रकार के पदार्थ मिले हैं, तो तीनों यहाँ पर देखिए अलग अलग रूप में दिखने लगे। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण की विभिन्न स्थितियाँ। अब अगला हमारा आ जाता है पतली परत वर्ण लेखन यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। तो देखिए कह रहा है पतली परत वर्ण लेखन यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं, शार्ट भाषा में, एक अन्य प्रकार का अधिशोषण वर्ण लेखन, यह दूसरे प्रकार की क्रोमेटोग्राफी है। इसमें एक अधिशोषक की पतली परत पर मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण होता है।
एक एडजार्बेंट की पतली परत रहेगी, उसमें जो है मिश्रण के जो कंपोनेंट है उनका डिफरेंशिएशन या पृथक्करण होता है। इस तकनीक में कांच की उपयुक्त आमाप की प्लेट पर अधिशोषक सिलिका जली एल्यूमिना की पतली परत और पतली लगभग कितनी रहेगी 0.2 mm की परत फैला दी जाती है। इसे पतली परत क्रोमैटोग्राफी प्लेट कहते हैं। तो इस तकनीक में क्या होता है, एक कांच की पतली इस तकनीक में कांच की उपयुक्त आमाप की एक प्लेट ले लेते हैं जो एडजार्बेंट का काम करता है। पतली प्लेट ले लेते हैं, उसमें एब्जॉर्बेंट ये डालते हैं सिलिका या एल्यूमिना। इसकी परत लगभग 0.2 मिलीमीटर की मोटाई की रहेगी। इसे पतली परत क्रोमैटोग्राफी प्लेट बोलते हैं। इस प्लेट को अब क्या बोलेंगे, पतली परत क्रोमैटोग्राफी प्लेट, जो कांच की ली गई जिसमें सिलिका जेल या एल्यूमिना डाल दिया गया 0.2 मिलीमीटर मोटी परत। अब इसको क्रोमैटोग्राफी प्लेट बोलेंगे। मिश्रण के विलयन का छोटा सा बिंदु प्लेट के एक सिरे से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जिस मिश्रण से यौगिकों को अलग अलग करना है, तो कह रहा है कि मिश्रण के विलयन का छोटा सा बिंदु प्लेट के एक सिरे से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं। तो मिश्रण के विलयन का एक छोटा सा बिंदु यानी एक बूंद भर डाल दिया जाता है। प्लेट के एक सिरे से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं। प्लेट को अब कुछ ऊंचाई तक विलायक से भरे एक बंद जार में खड़ा कर देते हैं। अब प्लेट को क्या करेंगे कि कुछ ऊंचाई तक भरे हुए विलायक यानी सॉल्वेंट में एक बंद जार में खड़ा कर देते हैं, जिसे चित्र 8.12 का में देख सकते हैं। तो 8.12 का फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि ये विलायक भरा हुआ है और ये एक ये रेखा है और इसमें प्रतिदर्श डाट बिंदु जो ये कहते हैं कि छोटी सी बूंद के रूप में डाल देते हैं। अभी अधिशोषक ये एडजार्बेंट हो जाएगा। कांच की प्लेट है जिसको स्लाइड के रूप में पतली प्लेट रहेगी, उसमें हम लोग सिलिका जेल या एल्यूमिना डाल देते हैं। ये देखिए जार है, ये बंद है, इसी में अंदर ऐसे खड़ा कर देते हैं इस तरह से। थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में क्रोमेटोग्राम का विकसित होना। तो क्रोमैटोग्राम कैसे विकसित होता है, अब इसमें क्या होता है, देखिए जो रेखा है यहाँ तक, इसका मतलब ये जो विलायक में डाला गया धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ तक देखिए आ गया। इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्लेट को अब कुछ ऊंचाई तक ये पड़ गए, निछालक जैसे जैसे प्लेट पर आगे बढ़ता है। निछालक का मतलब इल्यूएंट, एज द इल्यूएंट राइजेज अप द प्लेट, तो निछालक इल्यूएंट को बोल रहा है। तो कह रहा है निछालक जैसे जैसे प्लेट पर आगे बढ़ता है वैसे वैसे मिश्रण के अवयव भी निछालक के साथ साथ प्लेट पर आगे बढ़ते हैं। इसको इस तरह समझिए कि जैसे हम कोई शीशी ले लेते हैं, उसमें तेल भर देते हैं, उसमें बाती डाल देते हैं और ऊपर जलाते हैं, तो उस बाती में वो तेल ऊपर चढ़ता जाता है। सेम वही कंडीशन यहाँ हो रही है कि प्लेट पतली कांच की जो है उसमें धीरे धीरे जैसे कपड़ा कोई पानी में डाल दीजिए और टांग दीजिए, हल्का सा बाल्टी में पानी ले लीजिए और कपड़ा हल्का सा डाल दीजिए, पैंट नीचे छुआ रहे तो पानी ऊपर तक पैंट में चढ़ जाता है। वही कंडीशन यहाँ हो रही है। तो वही कह रहा है कि प्लेट को अब कुछ निछालक जैसे जैसे प्लेट पर आगे बढ़ता है वैसे वैसे मिश्रण के अवयव भी निछालक के साथ साथ प्लेट पर आगे बढ़ते हैं, परंतु अधिशोषण की तीव्रता के आधार पर ऊपर बढ़ने की उनकी गति भिन्न भिन्न होती है। परंतु अधिशोषण की तीव्रता के आधार पर ऊपर बढ़ने की उनकी गति भिन्न भिन्न होती है। तो जैसे जैसे उनमें इंटेंसिटी होती है तो अधिशोषण की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है, तो ध्यान दीजिए
कि अधिशोषण की तीव्रता के आधार पर ऊपर बढ़ने की गति भिन्न भिन्न होती है। इस कारण वे पृथक हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। विभिन्न यौगिकों के सापेक्ष अधिशोषण को मंदन गुणन यानी रिटार्डेशन फैक्टर अर्थात RF मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हम अधिशोषण यानी एब्जॉर्बेशन को रिटार्डेशन फैक्टर द्वारा पता कर सकते हैं। अब देखिए नीचे दिया गया है रिटार्डेशन फैक्टर। तो रिटार्डेशन फैक्टर देखिए क्या है, आधार रेखा से यौगिक के बढ़ने की दूरी x अपान आधार रेखा से विलायक अग्रांत की दूरी y। तो इस तरह से हम लोग एब्जॉर्प्शन फैक्टर को निकाल लेंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा रिटार्डेशन फैक्टर RF इक्वल टू आधार रेखा से यौगिक के बढ़ने की दूरी। इस आधार रेखा को जो खींचा गया इसको आधार रेखा बोल रहा है, तो इससे यौगिक के आगे बढ़ने की दूरी इसको x मानेंगे। और फिर आधार रेखा से विलायक अग्रांत की दूरी, आधार रेखा से इस आधार रेखा से, ये आधार रेखा है, इससे विलायक की कितनी दूरी है, इसको थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन x। तो सब्सटेंस कितना मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन x अपान डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन y। तो ऊपर सब्सटेंस के मूव करने की दूरी है, नीचे सॉल्वेंट के मूव करने की दूरी है। नीचे सॉल्वेंट, ऊपर यौगिक या कंपाउंड या सब्सटेंस। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राम का विकसित होना, ये जो फिगर बनाया गया है इसको ध्यान देना। अब देखिए आगे कह रहा है रंगीन यौगिकों के बिंदुओं को प्लेट पर बिना किसी कठिनाई के देखा जा सकता है। तो रंगीन यौगिक के जो बिंदु हैं उनको प्लेट पर हम बिना किसी कठिनाई के आराम से देख सकते हैं, परंतु रंगीन एवं बैंगनी प्रकाश में प्रतिदीप यानी फ्लोरेसेंस होने वाले यौगिकों के बिंदुओं को प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश के नीचे रखकर देखा जा सकता है। तो इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, रंगीन यौगिकों के बिंदुओं को प्लेट पर बिना किसी कठिनाई के देखा जा सकता है, परंतु रंगीन एवं पराबैंगनी प्रकाश में प्रतिदीप्त यानी फ्लोरेसेंस होने वाले यौगिकों के बिंदुओं को प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश के नीचे देखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए प्रतिदीप्त को फ्लोरेसेंस बोलते हैं, यहाँ पर यन छूट गया है। तो देखिए हमारे पास दो पदार्थ होते हैं, एक प्रतिदीप्त जिसको फ्लोरेसेंस बोलते हैं, एक स्फुरदीप्त जिसको फास्फोरेसेंस बोलते हैं। तो जो प्रतिदीप्त पदार्थ हमारे होते हैं इनमें जैसे प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके वो तुरंत निकालते हैं, और जो फास्फोरेसेंस होते हैं जिनको स्फुरदीप्त बोलते हैं उनमें प्रकाश का पड़ना बंद होने के बाद में भी विकिरण निकलती रहती है, यानी बाद में भी वो चमकदार बने रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब देखें नीचे कह रहा है कि एक अन्य तकनीक में जार में कुछ आयोडीन के क्रिस्टल रखकर भी रंगीन बिंदुओं को देखा जा सकता है। तो एक अन्य तकनीक में क्या करेंगे, जार में कुछ आयोडीन के क्रिस्टल रख देंगे, रखकर भी रंगहीन बिंदुओं को देखा जा सकता है। तो आयोडीन का क्रिस्टल रख देंगे तो जो बिंदु रंगहीन थे, जो हमें नहीं दिखाई दे रहे थे, वो भी दिखाई देने लगेंगे। कह रहा है जो यौगिक आयोडीन अवशोषित करते हैं, देखिए यहाँ पर अवशोषित है, अधिशोषित नहीं है, यानी एब्जॉर्ब करते हैं।
तो जो यौगिक आयोडीन एब्जॉर्ब करते हैं उनके बिंदु भूरे दिखाई देने लगते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आयोडीन के माध्यम से हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आयोडीन जो बिंदु एब्जॉर्ब करते हैं वो भूरे दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी उपयुक्त अभिकर्मक के विलयन को प्लेट पर छिड़क कर भी बिंदुओं को देखा जाता है, जैसे अमीनो अम्लों के बिंदुओं को प्लेट पर निनहाइड्रिन विलयन छिड़क कर देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेट में हम कुछ विलयन को अगर छिड़क दें तो उसमें जो है वो दिखाई देता है। उसका एग्जाम्पल बता रहा है कि जो अमीनो अम्ल है इनके बिंदुओं को प्लेट पर निनहाइड्रिन विलयन छिड़क कर देखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी। अब आगे आ जाता है वितरण क्रोमैटोग्राफी। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। तो वितरण क्रोमैटोग्राफी यानी पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो देखिए कह रहा है वितरण क्रोमैटोग्राफी स्थिर तथा गतिशील परावर्तनों के मध्य मिश्रण के अवयवों के सतत विभेदी वितरण पर आधारित है। तो ध्यान दीजिए जो हमारी पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी है, वितरण क्रोमैटोग्राफी है, इसमें क्या है कि जो स्थिर और गतिशील दो फेज हैं उनके मध्य मिश्रण के जो अवयव यानी कंपोनेंट हैं के सतत विभेदी वितरण पर आधारित है। उनको कॉन्टिन्यूअस अलग अलग विभेद यानी डिफरेंशिएट करते रहेंगे, उनको अलग अलग करते रहेंगे। तो इस बात पर ये हमारी वितरण यानी पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी आधारित है। कह रहा है कागज वर्णलेखन यानी पेपर क्रोमैटोग्राफी इसका एक उदाहरण है। तो जो पेपर क्रोमैटोग्राफी है ये हमारा पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी का एक एग्जाम्पल है। कह रहा है इसमें एक विशिष्ट प्रकार का क्रोमैटोग्राफी कागज का इस्तेमाल किया जाता है। इस कागज के छिद्रों में जल अणु पाशित रहते हैं जो स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं। तो ध्यान दीजिए जैसे टिश्यू पेपर होता है तो इसी प्रकार का एक कागज होता है जिसको क्रोमैटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। इस कागज के छिद्रों में जल अणु पाशित रहते हैं, यानी ये जो टिश्यू पेपर जैसा कागज रहेगा उसमें जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो तो पास होकर निकल जाएंगे, जो स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं वो हमारे जो पानी के अणु जो पास होकर निकल जाएंगे उस कागज से वो हमारा स्टेशनरी फेज का काम करेंगे। क्रोमैटोग्राफी कागज की एक पट्टी के आधार पर मिश्रण का बिंदु लगाकर उसे जार में लटका देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि क्रोमैटोग्राफी कागज जो है उसकी एक पट्टी ले लेते हैं और उसके आधार पर यानी बेस पर, जैसे यहाँ पर एकदम निचले बिंदु पर मिश्रण का एक बिंदु लगाकर उसे जार में लटका देते हैं। चित्र 8.13 पृष्ठ 285। यहाँ पर देखिए थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में क्रोमैटोग्राम का विकसित होना ये देख लिए थे और ये यहाँ से ये विलायक चढ़ते चढ़ते यहाँ पर आ जाता है, विलायक अग्रांत, यानी ये आगे वाला बिंदु और ये बेस वाला बिंदु, ये प्रदर्शित डाट, तो ये यौगिक है। तो ये दूरी हमारी यक्स है जिसको हम यक्स मानते थे। यहाँ पर देखिए आधार रेखा से यौगिक के बढ़ने की दूरी, तो ये इतनी यक्स हो गई, और आधार रेखा से विलायक अग्रांत की दूरी, तो ये देखिए हमारी ये वाई हो गई, फिगर में पूरा दिखाया गया है। तो ये पिछला हो गया। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं वितरण क्रोमैटोग्राफी को। तो फिगर 8.13 देखते हैं। ये देखिए 8.13 फिगर बनाया गया है। इसमें क्या है कि ये विलायक डाला गया है और ये देखिए कागज है और ये प्रतिदर्श बिंदु यहाँ पर है। ये रेखा एक देखिए है जिससे हमको दूरी नापना है। ये जार है क्रोमैटोग्राफिक पेपर, ये जो घुमा के लगाया गया है, और ये कार्ड बोर्ड है। अब क्या होगा देखिए यहाँ पर ये जैसे उसमें ऊपर चढ़ा था वैसे इस कागज में सोखते सोखते
बिंदु आएगा। तो ये विलायक है, देखिए रेखा है, प्रतिदर्श बिंदु यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। कागज क्रोमेटोग्राफी, दो भिन्न आकृतियों का क्रोमेटोग्राफी पेपर। ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं। इसमें यहाँ बिंदु बनाया गया है, या रेखा तक देखिए ये विलायक चढ़ गया है। क्रोमेटोग्राफिक पेपर इस तरह लिया गया है, यहाँ पर कार्डबोर्ड से इसको लटकाया गया है। तो गिरे ना तो कार्डबोर्ड से लटका दिया गया, इसमें फोल्ड कर दिया गया है, तो कार्डबोर्ड से लटकाने की ज़रूरत नहीं। क्रोमेटोग्राफी पेपर है, कार्डबोर्ड है। अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जार में कुछ ऊंचाई तक उपयुक्त विलायक अथवा विलायकों का मिश्रण भरा होता है। तो या तो विलायक रहेगा या विलायक का मिश्रण रहेगा, वो भरा रहता है इसमें। यहाँ पर यह सॉल्वेंट है या कई सॉल्वेंट का मिक्सचर हो सकता है। जार में कुछ ऊंचाई तक उपयुक्त विलायक अथवा विलायकों का मिश्रण भरा होता है जो गतिशील प्रावस्था का कार्य करता है। तो ये जो विलायकों का मिश्रण है ये गतिशील प्रावस्था है। तो ध्यान दीजिए, गतिशील प्रावस्था और स्थिर प्रावस्था क्या है, इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि इस कागज के छिद्रों में जल अनुपासित होते हैं जो स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कागज हमारा स्थिर प्रावस्था का कार्य कर रहा है और जो विलायक है वो गतिशील प्रावस्था का कार्य कर रहा है। कोशिका क्रिया के कारण पेपर की पट्टी पर विलायक ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो कोशिका क्रिया यानी कैपिलरी एक्शन। जैसे हमसे पूछा जाता है कि जो खेत में फसल बोई जाती है उसमें जो पेड़ लगे होते हैं उनमें पानी कैसे चढ़ता है, तो उसकी जड़ों में कैपिलरी एक्शन द्वारा चढ़ता है। केशिका क्रिया वो इतनी पतली होती हैं। इसी प्रकार जो दीपक जलाते हैं उसमें रुई की जो बाती बनाते हैं बत्ती, उसमें कैसे तेल चढ़ता है, तो ये कैपिलरी एक्शन होता है। तो केशिका क्रिया के कारण पेपर की पट्टी पर विलायक ऊपर की ओर बढ़ता है। तो किस क्रिया के कारण बढ़ता है ये भी पूछा जा सकता है। ऊपर की ओर बढ़ता है तथा बिंदु पर प्रवाहित होता है। विभिन्न यौगिकों का दो प्रावस्थाओं में वितरण भिन्न भिन्न होने के कारण वे अलग अलग दूरियों तक आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो डिफरेंट प्रकार के यौगिक हैं दो प्रावस्थाओं में, उनका वितरण यानी पार्टीशन अलग अलग है, तो इसलिए वो अलग अलग हिसाब से ऊपर बढ़ते हैं। विभिन्न यौगिकों का दो प्रावस्थाओं में वितरण भिन्न भिन्न होने के कारण वे अलग अलग दूरियों तक आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विकसित पट्टी को क्रोमेटोग्राम कहते हैं। तो इस प्रकार से पट्टी में जब आगे आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग पट्टी अलग अलग रंग की होंगी। तो इस विकसित पट्टी को हम लोग क्या नाम देंगे, क्रोमेटोग्राम नाम दे देंगे। जब देखिए रंग अलग अलग दिखने लगेगा वो पट्टी में, तब क्रोमेटोग्राम कहेंगे। क्रोमा का मतलब रंग होता है। तो रंगीन पट्टी जो अब तैयार होगी अलग अलग रंगों की, उसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। पतली परत की भांति पेपर की पट्टी पर विभिन्न बिंदुओं की स्थितियों को या तो पराबैंगनी प्रकाश के नीचे रखकर या उपयुक्त अभिकर्मक के विलयन को छिड़क कर हम देख लेते हैं। तो कैसे देखते हैं ये भी बात समझ में आ गई कि या तो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में देखेंगे या डिफरेंट प्रकार के उसमें विलयन छिड़क करके, अभिकर्मक के विलयन को छिड़क करके उसको हम लोग देख लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से अलग अलग यौगिकों को, मतलब यौगिक के मिश्रण को अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए आगे हमारा आ जाता है कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। तो कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक।